डीमैट अकाउंट्स सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर सच तो ये है कि आज के वक्त में ये उतना ही जरूरी है जितना एक नॉर्मल बैंक अकाउंट। आज के इस विश्लेषण में हम डीमैट की इस पूरी दुनिया को कंप्लीटली डिकोड करने वाले हैं। फिजिकल पेपर शेयर्स से लेकर आज की फास्ट डिजिटल ट्रेडिंग तक का सफर कैसा रहा, अलग अलग तरीके के ब्रोकर्स में आखिर क्या फर्क होता है, और हाँ, एक नया डिजिटल अकाउंट ओपन करने का एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले द शिफ्ट टू डिजिटल शेयर्स, फिर हम देखेंगे कंपेयरिंग ब्रोकर टाइप्स, उसके बाद द अपस्टॉक्स केस स्टडी और आखिर में एकदम प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। सेक्शन 1, द शिफ्ट टू डिजिटल शेयर्स। आइए देखते हैं स्टॉक मार्केट का इवोल्यूशन आखिर हुआ कैसे और आज के दौर में इन्वेस्ट करने की बुनियादी ज़रूरत क्या है। जरा 1992 के दौर को इमेजिन कीजिए, हर्षद मेहता एरा। उस वक्त ट्रेडिंग का मतलब था एक्चुअल ट्रेडिंग फ्लोर्स पर शोर शराबा और तिजोरियों में फिजिकल पेपर शेयर्स को धूल फांकते हुए संभाल कर रखना। सोचिए, उन पेपर्स को हैंडल करना कितना कम्बसम प्रोसेस था। लेकिन फिर आया 1996 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने डीमैट सिस्टम इंट्रोड्यूस करके गेम पूरी तरह चेंज कर दिया। और आज इस मॉडर्न एरा में सीडीएसएल और एनएसडीएल जैसी डिजिटल डिपॉजिटरीज हमारे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली और लिटरली पूरी तरह सुरक्षित रखती हैं। ये फिजिकल पेपरवर्क से आज़ाद होकर एक सिक्योर डिजिटल सिस्टम में आने का सफ़र वाकई अमेजिंग है। अब यहाँ एक ऑब्वियस सवाल आता है, डीमैट आखिर है क्या? वेल, डीमैटेरियलाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म डीमैट है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक डिपॉजिटरी में सिक्योरली होल्ड किया जाता है। बेसिकली नो पेपर वर्क। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एक डीमैट अकाउंट खुलता है तो उसके साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलता है। इसे ऐसे समझिए, डीमैट अकाउंट उन शेयर्स को सेफ रखता है एक डिजिटल वॉल्ट की तरह, और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए उन शेयर्स, फ्यूचर्स या ऑप्शंस को मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है। ये दोनों मिलकर ही पूरा इकोसिस्टम चलाते हैं। अब शायद जहन में आए कि इस सब की जरूरत ही क्या है, पैसे बैंक में सेफ तो हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा स्टेटमेंट बहुत ही इम्पैक्टफुल है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई चुपचाप अनइन्वेस्टेड सेविंग्स की परचेजिंग पावर को खा रही है। ये एक साइलेंट वेल्थ किलर है। सिर्फ पैसे तिजोरी या बैंक में बचाकर रखने से वो ग्रो नहीं होते, समय के साथ उनकी वैल्यू एब्सोल्युटली कम होती जाती है। इसलिए अपनी हार्ड अर्न्ड वेल्थ को बचाने और बढ़ाने के लिए डिजिटल अकाउंट्स के जरिए स्टॉक्स, बॉन्ड्स या डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना आज कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक आर्थिक जरूरत बन चुका है। सेक्शन 2, कंपेयरिंग ब्रोकर टाइप्स। तो अगर मार्केट में अकाउंट खोलने का मन बना ही लिया है, तो ऑप्शंस क्या-क्या हैं और उनमें में फ़र्क क्या है, चलिए इस पर नज़र डालते हैं। अगर इम्पार्शियली देखा जाए तो अकाउंट खोलने के 3 मेन एवेन्यूज़ हैं: बैंक्स, फुल सर्विस ब्रोकर्स और डिस्काउंट ब्रोकर्स। बैंक्स सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस देते हैं क्योंकि सेविंग्स अकाउंट के साथ ही डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट लिंक्ड मिल जाता है। पर कैच क्या है? बैंक्स आमतौर पर ब्रोकरेज फीस काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर फुल सर्विस ब्रोकर्स और डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात करें तो उनकी अकाउंट ओपनिंग फीस और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस यानी एएमसी बिल्कुल अलग होती हैं। एक बड़ा ट्रेंड ये है कि ज़्यादातर डिस्काउंट ब्रोकर्स अपना एएमसी लाइफ टाइम के लिए एग्जैक्टली 0 रखते हैं और इनकी ब्रोकरेज फीस लिटरली सबसे कम होती है। इन दोनों का कैटेगोरिकल कॉन्ट्रास्ट समझना बहुत ज़रूरी है। फुल सर्विस ब्रोकर्स फीस ज़्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो एक पर्सनलाइज्ड टच देते हैं, जैसे डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर्स, कॉल एंड ट्रेड की सुविधा और जनरल स्टॉक टिप्स। दूसरी तरफ डिस्काउंट ब्रोकर्स कंप्लीटली टेक ड्रिवन होते हैं। यहाँ पर्सनल आरएम की जगह एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट टीम होती है और अप्रोच पूरी तरह सेल्फ डायरेक्टेड होती है। क्योंकि यहाँ सारा काम ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी हैंडल करती है, इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर काफ़ी कम हो जाता है और यही ऑपरेशनल एफिशिएंसी लोअर फीस के रूप में डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को फायदा देती है। एंड ऑफ द डे ये पूरी तरह ज़रूरत पर निर्भर करता है कि किस तरह की सर्विस सूट करती है। सेक्शन 3, द अपस्टॉक्स केस स्टडी। अब इन रियल वर्ल्ड कॉस्ट्स और फीचर्स को और डीपली समझने के लिए हम एक टॉप डिस्काउंट ब्रोकर का उदाहरण लेते हैं। सिर्फ 20 रुपए। ये नंबर डिस्काउंट ब्रोकर्स के बिजनेस मॉडल का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है। अपस्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड पर मैक्सिमम 20 रुपीस ब्रोकरेज फी चार्ज करते हैं, चाहे ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना भी बड़ा क्यों ना हो।
ये सीधे तौर पर प्रूफ है कि टेक ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स एक्टिव ट्रेडिंग के लिए कितने कॉस्ट एफिशिएंट हो सकते हैं। बिना कोई भारी ब्रोकरेज पे किए स्मूथली ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना अब सच में पॉसिबल है। चलिए इसको एक सिंपल मैथमेटिकल एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एक इंट्राडे ट्रेड सिनेरियो सोचिए। मान लीजिए 10,000 रुपए के शेयर्स खरीदे गए और 11,000 रुपए में बेच दिए गए, तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपए, राइट? पर क्या ये पूरा 1,000 रुपए सीधे पॉकेट में जाता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ एक मिनिमल ब्रोकरेज चार्ज लगता है करीब 10 रुपए 50 पैसे, और गवर्नमेंट या रेगुलेटरी चार्जेस लगते हैं लगभग 6 रुपए 13 पैसे। तो सब कुछ डिडक्ट होने के बाद आखिरी नेट प्रॉफिट बनता है 983 रुपए 37 पैसे। ये कैलकुलेशन ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है कि मिनिमल ब्रोकरेज और ट्रांसपेरेंट फीस होना कितना क्रूशल है। हाई फी प्लेटफॉर्म्स पर यह नेट प्रॉफिट मार्जिन आसानी से स्क्वीज हो सकता था। इस सोर्स मटेरियल में इस केस स्टडी के कुछ और इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स भी हैं। आज के डिस्काउंट ब्रोकर्स मॉडर्न इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और भी सॉलिड कॉस्ट सेविंग स्ट्रक्चर्स ऑफर करते हैं, जैसे कि बिल्कुल जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस और लाइफ टाइम के लिए जीरो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। इसका मतलब है कि अगर किसी महीने ट्रेडिंग नहीं भी हुई तो पीछे से कोई हिडन मेंटेनेंस फी नहीं कटेगी। इसके अलावा इन प्लेटफॉर्म्स पर रेफर एंड अर्न बोनसेस भी काफ़ी पॉपुलर हैं, जो कई बार पर रेफरल 1200 रुपए तक जा सकते हैं। ये सब इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियली एम्पावर करने के बहुत ही स्मार्ट स्ट्रक्चरल तरीके हैं। सेक्शन 4, स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपनिंग। सब समझ लिया, पर आखिर एक डिजिटल अकाउंट खोलने का एग्जैक्ट प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या है? आइए ऐसे डीकोड करते हैं। एक नया डीमैट अकाउंट खोलना शुरू में थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, ये पूरी प्रोसेस एक्चुअली 6 क्लियर सिक्वेंशियल माइलस्टोन्स में ब्रेक डाउन होती है। स्टेप 1, एक सिंपल OTP के जरिए फोन और ईमेल वेरिफिकेशन, जहां पैन और डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। स्टेप 2 में बेसिक पर्सनल और ऑक्यूपेशनल डिटेल्स आती हैं। स्टेप 3 काफी सीमलेस है, गवर्नमेंट के डिजिलॉकर के जरिए आधार लिंक किया जाता है। स्टेप 4 है लाइव फोटो वेरिफिकेशन, जो कि बहुत जरूरी है। स्टेप 5 में बैंक डिटेल्स मैच की जाती हैं, बस IFSC और अकाउंट नंबर डालना है। और आखिर में स्टेप 6, जहां आधार लिंक्ड OTP के जरिए डिजिटल ई-साइन होता है। बूम! ये इंटायर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस 100% पेपरलेस और कंप्लीटली सिक्योर है। अब यहाँ एक छोटी सी प्रो टिप है। स्टेप 4 यानी लाइव फोटो वेरिफिकेशन पर जरा खास ध्यान देना जरूरी है। सोर्स मटेरियल क्लियरली हाईलाइट करता है कि फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। फोटो क्लिक करते वक्त बैकग्राउंड हमेशा प्लेन वाइट होना चाहिए, कोई टोपी या डार्क चश्मे नहीं चलेंगे और चेहरा फ्रेम में 70% से ज्यादा क्लियर विजिबल होना चाहिए। इन सिंपल बट एब्सोल्यूट क्रूशियल गाइडलाइंस को फॉलो करने से एप्लीकेशन का रैपिड अप्रूवल लगभग गारंटीड हो जाता है, वो भी बिना किसी अननेसेसरी डिले के। एक और डिटेल्स जो मिस नहीं करनी चाहिए, स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए जो एडवांस सेगमेंट्स जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी या कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहते हैं। इन्हें एक्टिवेट करने के लिए एक एडिशनल स्टेप होता है, इनकम प्रूफ अपलोड करना। आमतौर पर 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट मंगाया जाता है, पर कैच ये है कि उस स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 10,000 रुपए होना ही चाहिए। अगर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस इस मिनिमम अमाउंट से कम है तो सेगमेंट एक्टिवेशन रिजेक्ट हो सकता है। असल में ये रिस्क प्रोफाइल को समझने के लिए एक बहुत जरूरी रेगुलेटरी फिल्टर है। तो दोस्तों, इस डीप डाइव के आखिरी हिस्से में आते हुए एक फाइनल थॉट। इस सारी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, ब्रोकर कंपैरिजंस और इस पूरे स्टेप बाय स्टेप डिजिटल प्रोसेस को समझने के बाद एक बड़ा फंडामेंटल सवाल सामने आता है। विल इन्फ्लेशन quietly erode uninvested savings, or is it time to digitize wealth? क्या वो महंगाई अनइन्वेस्टेड बचत को चुपचाप खत्म करती रहेगी, या अब सच में वक्त आ गया है वेल्थ को डिजिटाइज और ग्रो करने का? ये एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग रियलिटी है जो दिखाती है कि आज के मॉडर्न फाइनेंशियल लैंडस्केप में स्मार्ट आर्थिक डिसीजंस लेना सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरत है। तो इस डीपली एनालिटिकल चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझते रहिए और हमेशा फैक्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग पर फोकस रखिए।